हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट 4 चैप्टर 2। चैप्टर का नाम एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट। और बेटा लेक्चर 18 है ये। तो इसमें 4 सवाल बच्चों ने और पूछे हैं। ये ही इन ऑल डाउट्स हैं बच्चों के। तो इनको करने के बाद ये चैप्टर हमारा न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंप्लीट हो जाएगा। तो नंबर हैं 51, 52, 58 और 79। तो आप चारों सवालों को वन बाय वन देखिए जरा। सबसे पहले 51 है। आपसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी सर्किट की बतानी है। इंडक्टेंस दी है आपको 100 माइक्रो हेनरी। माइक्रो का मतलब सारे बच्चों को पता है 10⁻⁻⁶। तो ये इंडक्टेंस दी हुई है। कैपेसिटेंस दी हुई है 0.01 माइक्रो फेरड। माइक्रो का मतलब फिर 10⁻⁻⁶। तो इस तरह से ये कैपेसिटेंस दी हुई है। तो आपको एक फ्रीक्वेंसी पता करनी है, एक वेवलेंथ पता करनी है, और एक पूछा गया है ये ऑसिलेशंस कितनी देर तक कंटिन्यू करेंगे। तो 3 सवाल हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो सारे बच्चों को ही याद होगा। क्या था बताओ? न्यू इक्वल्स टू 1/2π√L C। अब इसमें मेरी तो कोई नीड नहीं है बेटा, ना तो 2π लिखने में कोई दिक्कत है, ना L लिखने में कोई दिक्कत है। L की वैल्यू है 100 इंटू 10⁻⁻⁶, और इसकी वैल्यू है बेटा 0.01 इंटू 10⁻⁻⁶। क्लियर हो गया होगा सारे बच्चों को? क्लियर है? तो देखो, 0.01 से 100 कट जाएगा, 10⁻⁻�6 बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/6.28। पाई की वैल्यू 3.14 और 2 का गुणा कर लूँ तो 6.28। 10⁻⁻�6 यहाँ आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁶। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10⁻⁶ को ऐसे लिख लो बेटे आप लोग, 1000 लिख लो और 1000 छोड़ दो और 6.28 लिख लो। अब इनका डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ही। और 10⁻³ का मतलब होता है किलो। किलो तो आप आराम से डिवाइड कर लोगे, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 159.155। ये तो डिवाइड करने से आएगा। और 10⁻³ की वजह से शब्द आ जाएगा किलो हर्ट्स। इस तरह से फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। अब आता है कि सर इसकी वेवलेंथ कैसे निकालें। तो वेवलेंथ बेटे तुम्हें पता ही है, फॉर्मूला होता है C बराबर न्यू लैम्डा। सभी को याद आ गया होगा। तो लैम्डा निकालना तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होता यार। C में न्यू का डिवाइड करना है। C तो जानते ही हो, 3 इंटू 10⁸। तो उसमें आपको इस वैल्यू का 10⁻6/6.28, 10⁻6/6.28 का डिवाइड करना है। अब ये 6.28 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6.28 और 10 की पावर देखो, 8 में से 6 पावर चली जाएंगी तो 10 की पावर रह जाएंगी 2, यानी कि 100 रह जाएगा। तो इनका गुणा तो कर ही लोगे यार। तो गुणा करोगे तो आ जाएगा लगभग 1884.95 मीटर अप्रॉक्स। इतना आपका वेवलेंथ आ जाएगी। अब देखो बेटे, ये जो ऑसिलेशंस होते हैं ये LC ऑसिलेशंस हैं। और ये जो ऑसिलेशंस होते हैं बेटे, इनमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। मैंने बताया भी था, LC ऑसिलेशंस जो होते हैं ये आपके, इनमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है और लगातार उतने ही एम्पलीट्यूड के बने रहते हैं। तो कोई एनर्जी लॉस ही नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये ऑसिलेशन लगातार चलते ही रहेंगे। क्योंकि एनर्जी लॉस हो तो एनर्जी खत्म हो जाती है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो ये इनफाइनाइट समय तक, अनंत समय तक
ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे। क्यों कंटिन्यू रहेंगे? बिकॉज इन एलसी सर्किट इफ एल एंड सी आर आइडियल देन देयर इज नो एनर्जी लॉस। क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, सो ऑसिलेशंस विल कंटिन्यू फॉर इनफाइनाइट टाइम। ऐसे ऑसिलेशंस को कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। अनडैम्प्ड का मतलब होता है ऐसी ऑसिलेशंस जिनका एम्पलीट्यूड समय के साथ नहीं बदलता है, कांस्टेंट रहता है जिनका एम्पलीट्यूड, उन्हें कहते हैं बेटे अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, तो ये ऑसिलेशंस अनडैम्प्ड हैं, इनमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं है, इसीलिए ये ऑसिलेशन अनंत समय तक, इनफाइनाइट टाइम तक होते रहेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान सही सवाल था 51। अब मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे 52 की, तो देखो पेज बदल रहा हूं 52 के लिए, देखो जरा ध्यान से समझो इसे। देखो बेटा कैपेसिटेंस दी हुई है 10 माइक्रोफेरेड। 10 माइक्रो का मतलब फिर तुम्हें पता है 10 की पावर -6 फेरेड। आर रेजिस्टेंस दिया हुआ है इतने ओम। आर और सी सीरीज में है, ऐसा सवाल में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। आपको टाइम कांस्टेंट टाउ पता करना है। तो देखो बेटा टाउ जो होता है ना, जिसे हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट, इसका आसान सा फॉर्मूला होता है आर और सी के प्रोडक्ट को ही हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं, सही नाम है इसका कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट टाउ। टाउ का फॉर्मूला होता है आर इंटू सी, तो इसका नाम होता है, नाम भी लिख दे रहा हूं, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। ये इसका नाम होता है। ठीक है, तो आर और सी का मल्टीप्लाई करना तो यार आसान सा ही काम है। आर दिया हुआ है 2.2 इंटू 10 की पावर 5 ओम, और सी दिया हुआ है 10 और 10 की पावर -6। तो देखो 6 पावर ही ये हो गई, देखो जरा 5 और 1 6, और ये है माइनस की 6, तो सारा कुछ खत्म हो गया। तो टाइम आ जाएगा, टाइम कांस्टेंट 2.2 सेकेंड। ये आ गया टाइम कांस्टेंट। अब इसमें एक ना टेल क्वेश्चन है, उसको मैंने लिखा भी है, कैन वी थिंक ऑफ ऑसिलेशंस इन दिस सर्किट सच दैट द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ टाइम कांस्टेंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो याद रखो बेटे, पूछा यह गया है क्या इस सर्किट में ऑसिलेशंस होंगे और फ्रीक्वेंसी क्या 1/टाउ के बराबर होगी? तो मेरा जवाब है नहीं। याद रखो ऑसिलेशन सिर्फ एलसी सर्किट में होते हैं। किस सर्किट में ऑसिलेशंस होते हैं? एलसी सर्किट में, और उन ऑसिलेशंस को एलसी ऑसिलेशंस कहते हैं। ये एलसी सर्किट नहीं है, ये जो है एक आरसी सर्किट है। आरसी सर्किट में कोई ऑसिलेशंस नहीं होते हैं, तो इसीलिए इस सर्किट में कोई ऑसिलेशंस नहीं होंगे। जब ऑसिलेशंस ही नहीं होंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1/टाउ, ये सब बातें कहना बिल्कुल बेकार है, गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप इस टाइम कांस्टेंट को, है ना, इसके इनवर्स को फ्रीक्वेंसी समझो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये अलग बात है बिल्कुल। ठीक है, तो याद रखो ऑसिलेशन सिर्फ किस सर्किट में होते हैं? एलसी सर्किट में ऑसिलेशंस होते हैं। आरसी सर्किट में कोई ऑसिलेशंस नहीं होते हैं, ना उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होती है। जब फ्रीक्वेंसी नहीं होती है तो वो 1/टाउ के बराबर क्या होगी? तो इस तरह से सारी बात को आप जस्टिफाई कर सकते हैं। राइट, तो ये आपके क्वेश्चन 52 का जवाब था। राइट, अब हम बेटे एक को सवाल और ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, इस पर थोड़ा सा हम विचार करने वाले हैं। देखो जरा, देखो 58 में कहा गया है एक इलेक्ट्रिक लैंप है जो 120 वोल्ट और पर ऑपरेट हो रहा है, एसी उसमें चल रही है, ऑल्टरनेटिंग करंट
120 वोल्ट पर ऑपरेट होता है और 12 एम्पियर करंट उसमें बह रही है। तो इस डाटा से हम एक बल्ब, एक रेजिस्टेंस होता है, तो हम फिलामेंट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे? आर बराबर वोल्टेज अपॉन करंट, तो ईवी अपॉन आईवी। तो आसानी से कर लोगे, डिवाइड कर लोगे। तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस 10 ओम है। कितना है बल्ब का रेजिस्टेंस? 10 ओम। इस डाटा से निकल आएगा वोल्टेज अपॉन करंट। तो डिवाइड कर लोगे, 120 में 12 का डिवाइड करोगे तो बल्ब का रेजिस्टेंस 10 ओम है और 12 एम्पियर की करंट ये झेल सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा करंट बहाओगे तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। अब तुमने क्या किया, इस बल्ब को 220 वोल्ट के सोर्स से लगा दिया। झेल सकता था 120 वोल्ट, लगा दिया 220 वोल्ट से। लेकिन अब अगर अकेला बल्ब लगाओगे तो वो फ्यूज हो जाएगा, लेकिन तुमने बचाव के लिए उसमें एक इंडक्टेंस लगा दिया, एल लगा दिया, है ना। तो अब ये आर एल सर्किट बन जाएगा। रेजिस्टेंस तो था ही बल्ब में, एल और लगा दिया। तो पूछ रहा है बताओ कितना एल लगाना पड़ेगा, इंडक्टेंस की कितनी वैल्यू लगानी पड़ेगी ताकि बल्ब जैसे आराम से जल रहा था वैसे जलता रहे। ओके, तो देखो देखो बच्चों, करंट तो बल्ब में 12 एम्पियर ही चल सकती है। 12 एम्पियर से ज्यादा करंट चलेगी तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो ये करंट ही चलनी चाहिए। वोल्टेज इतने हैं, तो पहले मैं आरएल सर्किट के लिए रूल लगा रहा हूं, ओम्स लॉ। तो आरएल सर्किट में ओम्स लॉ कैसे लगाते हैं, याद ही है तुम्हें। ईवी बराबर आई वी जेड, ईवी डैश इस वोल्टेज के लिए लगा रहा हूं। तो ईवी डैश की वैल्यू तो आसानी से समझ सकते हो यार, 220 हो जाएगी। आईवी की वैल्यू वही 12 एम्पियर माननी पड़ेगी। उससे ज्यादा करंट चलाओगे तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो करंट वही है 12 एम्पियर। तो हम Z कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Z आ जाएगा 220/12। ठीक है, तो यहां से Z की वैल्यू आ जाएगी। जो भी आ जाए लिख लेना, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, कर लोगे यहां तक। अब पूछ रहा है आपको बताना है L। तो Z का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। Z स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। यहां से XL आराम से निकाल लोगे। XL स्क्वायर बराबर Z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। Z तुम्हें मालूम है डिवाइड करके, R तुम्हें मालूम है 10 ओम है। तो Z स्क्वायर ये लिख लेना, डिवाइड डिवाइड अपने आप करना भाई, ये थोड़ा सा मैं छोड़ दे रहा हूं ये काम, माइनस 10 का स्क्वायर। तो अंडर रूट लोगे तो XL निकल आएगा कुछ ना कुछ, इतने ओम। अब ये बताओ XL तक निकाल पाओगे या नहीं, पहले तो ये बताओ। कैलकुलेशन कर लोगे इतनी सी, 12 का डिवाइड कर लेना 220 में, उसका स्क्वायर करना और उसमें से 100 घटा देना, अंडर रूट ले लेना, तो XL निकल आएगा। इतना तो कर लोगे, 9th का मैथ्स है बेटा। तो XL निकाल के अब L निकालना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बताओ XL का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा L। तो ओमेगा L की वैल्यू आ गई है हमारे पास। ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, तो 2 पाई न्यू L। तो L का फॉर्मूला बन जाएगा XL अपॉन 2 पाई न्यू। अब XL तुम निकाल चुके हो, ऊपर से कॉपी कर देना, यहां पर जगह छोड़ दे रहा हूं। और 2 पाई और न्यू की वैल्यू दी हुई है 50 हर्ट्ज। तो 2 इंटू पाई और इंटू 50, यानी ये 314 हो गया। तो XL में अगर 314 का डिवाइड कर दोगे, 314 का, तो आपका L निकल आएगा और इसकी यूनिट निकलेगी हेनरी। अब पहले बताओ L तक कोई दिक्कत तो नहीं है, L निकाल लोगे। XL निकाल लोगे तो XL में 314 का डिवाइड कर देना तो L निकल आएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब निकालना है तुम्हें पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का मतलब कॉस फाई। अब कॉस फाई क्या होता है बताओ, कॉस फाई तो जान ही रहे हो, R अपॉन Z। अरे मालूम है या नहीं। अब R तो तुम्हें पता है 10 ओम है, तो ये 10 ओम आ जाएगा।
और Z भी तुम्हें पता है, Z कितना था 220/12, तो 220 तो ये नीचे रहेगा और ये वाला 12 ऊपर चला जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, कट लगाओ भाई, 2 से ये 6 बार कट जाएगा, ये 11 बार कट जाएगा। डिवाइड कर लो, पॉइंट लगाओगे 60, तो 11 5 जा 55, इस तरह से डिवाइड करोगे तो cos फाई निकल आएगा। cos फाई को ही पावर फैक्टर कहते हैं, तो cos फाई भी निकल आएगा। अब तुम्हें कैलकुलेशन कहां करनी है, एक तो यहां डिवाइड कर लेना भाई, एक यहां पर इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा के अंडर रूट ले लेना, एक यहां पर एक्सएल की वैल्यू रख देना। तो 3 जगह तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी सी। तो मुझे उम्मीद है ये कैलकुलेशन बच्चे आसानी से कर लेंगे, तो ये सवाल उन्हें 100% क्लियर हो जाएगा। पावर फैक्टर वाली कैलकुलेशन तो मैंने ही कर दी है, तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। cos फाई r/z होता है, तो आराम से समझ जाओगे। ठीक है, अब एक सवाल और है, इसको और देख लो तो बेटे हम बस पूरा हमारा ये असाइनमेंट हो जाएगा है। तो इसको देखो जरा, एक सवाल और है, देखो ध्यान बढ़ा लेना भाई सभी लोग हैं। देखो ऐसा दिया हुआ है, एक कैपेसिटर है 20 माइक्रोफैरड का, तो माइक्रो हटाने की वजह से 10⁻⁻6 लिखा गया है, और उसे 30 वोल्ट के सोर्स से फुल्ली चार्ज कर दिया जाता है। पूरी तरह चार्ज कर दिया इसे हमने, कैपेसिटर को 30 वोल्ट लगाकर, है ना, एक बैटरी, उसको चार्ज कर दिया है। अब बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट कर लिया और इसको एक एल के साथ, इंडक्टेंस के साथ जोड़ दिया है। इंडक्टेंस की वैल्यू 200 मिली हेनरी है, तो मिली का मतलब तो जानते ही हो, 10⁻⁻3 इतने हेनरी है इंडक्टेंस। तो आपसे एक तो फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, एक पूछी गई है मैक्सिमम करंट I0 इन द कॉइल, कॉइल में चलने वाली मैक्सिमम करंट बताओ। 2 सवाल पूछे गए हैं। तो देखो जरा, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी निकालना तो यार मामूली सी बात है, 1/2π√LC, LC ऑसिलेशन में ये फ्रीक्वेंसी होती है 1/2π√LC। अब इसमें मैं क्या बताऊं, 1/2π तो तुम्हें पता ही है 3.14, एल और सी दोनों ही पता है बेटा, एल भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है। बताओ भी एल कितना है, 200 और 10⁻⁻3, ये तो हो गया एल। और सी कितना है, ये है बच्चों अंडर रूट में ही है, ये एल और सी दोनों ही, तो सी है 20 और 10⁻⁻6। तो देखो 10⁻⁻3 से ये तीनों जीरो खत्म हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा न्यू बराबर 1/2 और 3.14, और आगे बताओ 2 2 बार आया है, बार आ जाएगा एक बार, और 10⁻⁻6 का अंडर रूट होता है 10⁻⁻3, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 और 3.14, 4 से ये कट जाएगा 250 बार, 250 में 3.14 का डिवाइड कर लेना भाई, तो आंसर आ जाएगा 79.6 हर्ट्ज। इस तरह से फ्रीक्वेंसी आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। पहले बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लोगे। अब सवाल ये है सर करंट कैसे कैलकुलेट करें, ये बताइए मैक्सिमम करंट। तो देखो पहले सारी एनर्जी कैपेसिटर में होगी, तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है ½ CV²। जब करंट मैक्सिमम होगी तो ये सारी की सारी एनर्जी इंडक्टेंस में बदल जाएगी, और इंडक्टेंस में एनर्जी होती है ½ LI²। तो जब सारी एनर्जी कैपेसिटेंस वाली इंडक्टेंस वाली एनर्जी में बदल जाएगी, उस समय इंडक्टेंस पर सबसे ज्यादा एनर्जी होगी और उसमें बहने वाली करंट भी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा करंट कब होगी, जब सारी कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी इंडक्टेंस में स्टोर्ड हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए,
हमें ये करना चाहिए सेकंड पार्ट में कि सारी की सारी एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर्ड है वो स्टोर्ड हो जानी चाहिए इंडक्टेंस में, तो उस समय करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। अब इंडक्टेंस की एनर्जी तो जानते हो ना, हाफ एल आई स्क्वायर होता है। करंट मैक्सिमम है तो आई नॉट लिख दिया है, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। सी की वैल्यू बताओ भाई, सी की वैल्यू है 20 इंटू 10⁻⁻6। वी स्क्वायर बताओ भाई, वी 30 है तो 30 को 2 बार लिख दो। एल की वैल्यू 200 है और मिली है 10⁻³ लिख दो, और आई नॉट स्क्वायर कैलकुलेट करना है। अब इस कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो बच्चों नहीं है। देखो जरा क्या क्या हो सकता है। देखो, एक जीरो से ये एक जीरो कट कर दो, 20 से ये पूरा 20 कट कर दो, तो ऊपर कितना बचेगा, ये 10⁻³ से ये 10⁻³ रह जाएंगी। तो देखो कितना बचा बताओ जरा बेटा, 10⁻³ और ये हो गया 90, तो 90 इंटू 10⁻³ बराबर आई नॉट स्क्वायर। 9 कर लो इसे, देखो बेटा -3 है ना, तो 1 2 3 0.09 आ जाएगा, तो 0.09 बराबर आई नॉट स्क्वायर। तो आई नॉट आ जाएगा √of 0.09। अब 0.09 होता है 0.3 इंटू 0.3, 0.09 हो जाएगा। देखो जरा, तो इसका मतलब आई नॉट कितना आ जाएगा, 0.3 एम्पियर। ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। इसे मैंने मैक्सिमम करंट क्यों कहा है, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी इंडक्टर में है। जब सारी की सारी मैक्सिमम एनर्जी ही इंडक्टर में है तो उस समय उसमें से बहने वाली करंट भी मैक्सिमम होगी, इसीलिए ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कंसीडर की जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से बेटे एसी में जो भी डाउट्स आपने पूछे थे मैंने सभी के वीडियोस आपको ये सेंड कर दिए हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटे।